Hello students, good morning. Today's we will discuss real GDP, nominal GDP and GDP deflator. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं. रियल जीडीपी, आपको मैं जीडीपी का मीनिंग तो पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, स्टिल एक बार रिपीट कर देती हूँ. रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है. जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स और सर्विसेज कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं उसकी फाइनल वैल्यू, और प्रोड्यूस कैसे की जाए, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो चार बातें हुई क्या, कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिन्हें प्रोड्यूस किया जाए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड तीसरा इन एन अकाउंटिंग ईयर, एंड चौथा विद फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो डेफिनेशन क्या बन गई, वो गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू जिसे आप प्रोड्यूस करते हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड जीडीपी. अब इसी के आगे एक वर्ड और जुड़ गया, दैट इज रियल जीडीपी. अब रियल जीडीपी क्या होगा, देखिए जब आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, मतलब गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, किस पे, और बेस ईयर प्राइजेस या फिर कांस्टेंट ईयर प्राइजेस, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर मान के और उसी के प्राइजेस पे जब आप गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी. क्लियर. नॉमिनल जीडीपी सेम होगा, बस क्या चेंज आएगा, जब आप जीडीपी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे किस पे, करंट ईयर के प्राइसेस पे, तो उसे क्या बोलेंगे आप, नॉमिनल जीडीपी. क्लियर. अब देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसे कैसे. देखिए सपोज आपके पास तीन गुड हैं, गुड ए बी एंड सी. प्राइसेस ऑफ करंट ईयर एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया कि करंट ईयर के प्राइसेस कितने. सपोज ए गुड का प्राइस है 20, बी का कितना है 10 और सी का कितना है 30. प्राइसेस ऑफ बेस ईयर के प्राइसेस भी खुद से एज्यूम कर लेंगे, सपोज 15, 5 और 20. क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर की क्वांटिटी 100, 200 और 50. और क्वांटिटी चाहे करंट ईयर की है चाहे प्रीवियस ईयर की है, हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, करंट ईयर या फिर Q0 प्रीवियस ईयर भी कह सकते हो आप. ठीक है, तो क्वांटिटी सेम रहेगी. भाई हम ये एज्यूम करते हैं कि प्राइसेस अब कोई भी बेस माने, बट कंज्यूम करने वाले बंदे तो उतने ही हैं, कंजप्शन तो उतनी ही रहेगी, सेम पर्सन्स रहेंगे, तो क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा. क्लियर. आफ्टर दैट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे. देखिए वो कैसे कैलकुलेट होगा. अब नॉमिनल जीडीपी क्या बताया, नॉमिनल जीडीपी किस पे कैलकुलेट होता है, आपका करंट ईयर के प्राइसेस पे, और करंट ईयर के प्राइसेस हैं ये, मीन्स P1 मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी कर दें Q1, P1 इंटू Q, तो कितना आ गया 2000 एंड 1500. तो P1 Q1 या P1 Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5500. आफ्टर दैट देखिए रियल जीडीपी किस पे बताया, बेस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है. तो बेस ईयर के प्राइसेस देखिए कितने हैं, बेस ईयर के प्राइसेस P0 इंटू Q. अब क्वांटिटी से 1500, 1000 एंड 1000. क्लियर. तो P0 Q1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3500. क्लियर. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल किस लिए करवा रहे हो, क्या एग्जामिनर आपसे ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पूछेगा, नो, आपसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. वो क्या होगा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रियल जीडीपी एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी, एंड एक्सप्लेन इट विद व्हाट डू यू मीन बाय रियल जीडीपी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी, एंड विच वन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. कि रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है, और इन दोनों में से
इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ को बताने वाला कौन सा है? रियल जीडीपी है या फिर नॉमिनल जीडीपी है? क्लियर? तो अब देखिए आप कैसे बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो आई थिंक आप सबका डायरेक्ट जवाब ये होगा कि नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो किसकी ज्यादा है? नॉमिनल जीडीपी की ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल ये वैल्यू ही तो निकल के आई है आपकी। क्लियर? और इसकी तो कम है रियल जीडीपी की। बट योर आंसर विल बी रॉन्ग। अगर आपने नॉमिनल जीडीपी बोला तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। देखिए कैसे। बेस्ट इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का कौन सा है? रियल जीडीपी। पूछो क्यों? देखिए, क्योंकि आपने देखा क्वांटिटी तो क्या है? सेम है, चाहे वो करंट ईयर की है चाहे वो प्रीवियस ईयर की है। हमने तो यही एज्यूम की है। लेकिन जो करंट ईयर के प्राइसेस हैं 20, 10 और 30, और बेस ईयर के प्राइसेस कितने हैं? 15। इसके कंपैरिजन में कम, ये भी कम और ये भी लेस है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वैल्यू ज्यादा किस वजह से आई है? जस्ट बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस। मीन्स करंट ईयर में प्राइसेस राइज हुए हैं, आपकी क्वांटिटी राइज नहीं हुई कि प्रोडक्शन आपने ज्यादा किया हो। और सिर्फ प्राइसेस राइज होने से कभी भी वो बेस्ट इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं हो सकता। क्लियर? अगर क्वांटिटी बढ़ती, प्रोडक्शन बढ़ता तो आप मानते कि हाँ कि नॉमिनल जीडीपी से भी क्वांटिटी बढ़ी है। बट नो, करंट ईयर में सिर्फ क्या हुआ कि प्राइसेस राइज हुए हैं, क्वांटिटी राइज, प्रोडक्शन राइज नहीं हुआ। क्लियर? तो आई थिंक अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों रियल जीडीपी बेस्ट इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का इन कंपैरिजन टू नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इज जीडीपी ए परफेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? क्या जीडीपी एक परफेक्ट इंडेक्स है वेलफेयर को बताने वाला? मीन्स अगर कंट्री में जीडीपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या एक्चुअल में लोगों की वेलफेयर हो रही है या नहीं? क्लियर? तो कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझते हैं। सीबीएसई के एग्जाम्स में आपसे सिंगल पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं और ओवरऑल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो देखते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तब तो कंट्री की वेलफेयर होगी और जीडीपी वेलफेयर को बताने वाला एक परफेक्ट इंडिकेटर होगा। बट अगर लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है? अनइक्वल। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो जीडीपी कभी भी परफेक्ट इंडिकेटर नहीं हो सकता कंट्री की वेलफेयर को बताने वाला। कैसे? देखिए, अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ही कम है। अब ओवरऑल अगर आप टोटल निकालेंगे पुअर और रिचर की इनकम को तो ओवरऑल तो जीडीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। बट क्या एक्चुअल में कंट्री की वेलफेयर हो रही है? नो। क्यों? क्योंकि जो पुअर पीपल हैं उनके पास तो मनी है ही नहीं या फिर बहुत कम है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओवरऑल कंट्री की वेलफेयर हो रही है? ओवरऑल कंट्री की वेलफेयर तो तभी होगी जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगा और उससे जीडीपी राइज होगा, तो कहेंगे आप जीडीपी परफेक्ट इंडिकेटर है वेलफेयर का। तो इफ distribution of income is unequal among the country, then we can't say that GDP is just because of that there is increase in GDP, we can't say that GDP is the perfect indicator of welfare of a country. Clear? After that देखिए सेकंड पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अगर कंट्री के अंदर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी हैं, अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कौन कौन से होते हैं आप सब जानते ही हैं। ऐसे एक्सचेंजेस जो एक्सचेंज तो कर रहे हैं लोग बट बदले में कोई भी पेमेंट उन्हें नहीं मिल रही। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल रहता है हाउसवाइफ सर्विसेज। अब हमारी मदर घर में काम करती है, ठीक है, वो घर का सारा काम करती है, पर क्या उन्हें बदले में कोई पेमेंट की जाती है? नो। अगर हमने घर में कोई सर्वेंट रख लिया उसे तो आप पेमेंट करते हैं और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड भी होती है।
बट हाउसवाइफ की सर्विसेज को कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें काम करने के बदले में कोई भी पेमेंट नहीं की जाती। ये क्या है आपके नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अगर देखा जाए तो हाउसवाइफ की सर्विसेज को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काम तो कर रही हैं, बदले में उनको पेमेंट भी की जानी चाहिए। अब क्योंकि उनको पेमेंट नहीं की जाती, इसलिए आप इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि क्या है, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, और आपने इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया तो क्या हुआ, अंडर एस्टिमेशन हो गया नेशनल इनकम का, अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बात समझ में आई? क्योंकि हाउसवाइफ की सर्विसेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया गया तो इससे क्या अंडर एस्टिमेशन हो गया नेशनल इनकम का। तो इस पॉइंट से भी हमें पता चला कि ये एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर को बताने वाला। क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है, देखिए। अब जीडीपी की आप जब भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें तो चाहे कंट्री के अंदर कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हो, सबको काउंट किया जाता है। अब वो चाहे हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और हमारी हेल्थ के लिए फेवरेबल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं। अब टोबैको प्रोडक्ट्स, लीकर वगैरह है, इन सब का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। ओवरऑल कंट्री के जीडीपी में तो इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट हो रही है और इनके प्रोडक्शन से जीडीपी एनहांस हो रहा है। जीडीपी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट इन एक्चुअल में देखा जाए तो इन टोबैको प्रोडक्ट्स या लीकर वगैरह से हमारी हेल्थ पे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल कंट्री की वेलफेयर भी बढ़ेगी। अगर उस जीडीपी की वैल्यू में लीकर प्रोडक्ट्स की वैल्यू इंक्लूड है तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कंट्री की वेलफेयर हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ राइज इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी। क्लियर? इसी तरह से इन नेगेटिव फॉर्म आप कह सकते हैं, अगर जीडीपी की वैल्यू में इन लीकर प्रोडक्ट्स को इंक्लूड ना किया जाए तो क्या होगा, वेलफेयर तो बढ़ेगी बट जीडीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जीडीपी घटेगा और वेलफेयर बढ़ेगी। तो आई थिंक बात क्लियर होगी कि डिपेंड करता है कि जीडीपी में आप किन किन गुड्स का कंपोजिशन ले रहे हैं। और जीडीपी की वैल्यू में तो कंट्री के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से जो भी प्रोडक्शन हुआ वो इंक्लूड किया जाता है, उन सब का कंपोजिशन होता है, चाहे वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो या फिर हमारे लिए फेवरेबल प्रोडक्ट्स हो। क्लियर? आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट देखिए, दैट इज एक्सटर्नलिटी। अब एक्सटर्नलिटी क्या होती है? एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू द हार्म और बेनिफिट्स of a firm or an individual causes to another for which they are not penalized or not paid। मीन्स क्या, एक्सटर्नलिटी वो होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है और हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकती है, बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकती है। इसीलिए क्योंकि ये टू टाइप्स की होती है, इसी तरह से इनको डिवाइड कर दिया। वन इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। देखिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है, देखिए सपोज अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोडक्शन कर दिया रेलवेज का। कंट्री के अंदर रेलवेज आई तो रेलवेज ने क्या किया, लोगों का टाइम भी सेव किया और मनी भी सेव हुई जनरल पब्लिक की। क्यों? क्योंकि वो इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंच पाते हैं और उनका टाइम भी कंज्यूम होता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो क्या इसे जीडीपी में इंक्लूड किया गया? नो। अब देखिए हिसाब से तो इस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया कि रेलवेज इंट्रोड्यूस की, या फिर और एग्जांपल ले लीजिए आप। सेकंड एग्जांपल हो सकता है फ्लाईओवर बनाती है गवर्नमेंट, किस लिए? ताकि क्राउड को कम कर सके, जो ट्रैफिक जैम होते हैं उन पे रोक लग सके। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, बट क्या उसे कभी जीडीपी की वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं? नो। कभी भी कि फ्लाईओवर बना जीडीपी बढ़ गया, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बोला जाता। रेलवेज आ गई जीडीपी बढ़ गया, नहीं।
तो इन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता, जिससे नेशनल इनकम या क्या हो जाती है, अंडर एस्टिमेट हो जाती है, अंडर एस्टिमेट। क्लियर। सेकंड, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी है, जैसे जो पब्लिक एरिया है, पब्लिक एरियाज में सपोज कोई फैक्ट्री लगा दी गवर्नमेंट ने, क्लियर, तो उस फैक्ट्री की वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा और अदर प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगी लोगों के लिए। अब वो जो नॉइज पॉल्यूशन हुआ या फिर एयर पॉल्यूशन हुआ, क्या उसे कभी भी लेस किया जाता है? नॉइज पॉल्यूशन है या फिर एयर पॉल्यूशन, और वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। अगर पब्लिक एरिया में कोई फैक्ट्री लग गई तो, पब्लिक एरिया के आसपास कोई फैक्ट्रीज वगैरह लग गई तो मीन्स वो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। बट क्या उन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को कभी भी नेशनल इनकम की काउंटिंग के टाइम पे लेस किया जाता है? नहीं, उन्हें कभी भी लेस नहीं किया जाता, और नहीं लेस किया जाता तो इससे क्या हो जाता है, ओवर एस्टिमेशन हो जाता है नेशनल इनकम का, ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर। तो अब ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से, जिन पॉइंट्स की हेल्प से हमें पता चला कि जीडीपी कभी भी परफेक्ट इंडिकेटर नहीं होता है वेलफेयर का। क्यों? क्योंकि जीडीपी में तो आप ऑल गुड्स और सर्विसेज के जो कि प्रोड्यूस हुए हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू को कंसिडर करते हैं, चाहे वो हमारे लिए हार्मफुल है, चाहे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को तो आप कंसिडर ही नहीं करते, या फिर कुछ एक्सटर्नलिटी है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। क्लियर। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको ये टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका सीबीएसई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी सिंगल पॉइंट को भी पूछा जा सकता है या ओवरऑल क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। ओके। आफ्टर दैट देखिए जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। किस किस का रेशियो है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ऑफ करंट ईयर इज ए वेल नोन प्राइस इंडेक्स कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई कि नॉमिनल और रियल जीडीपी का रेशियो करंट ईयर प्राइसेस पे, उसे क्या बोलते हैं आप? जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर। बट सिंपल से टर्म्स में अगर हम बोले तो ये क्या बताता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीडीपी डिफ्लेटर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो इन सिंपल वर्ड्स आप कहेंगे कि ये चेंज बताता है कि बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस में क्या चेंज आया। बेस ईयर में आपके प्राइसेस क्या थे और करंट ईयर में प्राइसेस क्या हैं, और उनमें कितना चेंज आया है, उस चेंज को बताता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रियल और नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ डिफरेंस ही क्या था कि आपके प्राइसेस तो चेंज हो रहे हैं बेस ईयर टू करंट ईयर, बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इन सिंपल टर्म्स आप ये कह सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर टेल्स अबाउट द चेंज इन प्राइस लेवल फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए फॉर्मूला, तो वही डेफिनेशन से ही निकल के रेशियो है किसका? नॉमिनल और रियल। तो नॉमिनल अपॉन रियल। अब परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, और अगर वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई 100 नहीं लगाएंगे। क्लियर। आफ्टर दैट फाइंड आउट रियल जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी। अब क्वेश्चन में सपोज आपको नॉमिनल गिवन है और आपको रियल निकालना है, रियल कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला फिर सिंपल, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये प्राइस इंडेक्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर। ऐसे ही जीडीपी के जैसे अगर जीएनपी डिफ्लेटर पूछ लिया जाए तो सेम, बस जीडीपी की जगह जीएनपी आ जाएगा। सेम फॉर्मूला, नॉमिनल अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट 1 मार्क्स में आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please subscribe the channel and share the video, and don't forget to press bell icon to get notification for all videos. Thank you.